गुड मॉर्निंग मेरे व्यापारी मित्रों, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, आप सभी को मेरा राम राम। अगर आपने कभी सोचा है कि मैं ईआरपी इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूं या करवाने वाला हूं या करवा रहा हूं और ये ईआरपी डिले होता है, और ये ईआरपी डिले क्यों होता है, उसी के बारे में ये वीडियो है। ईआरपी क्यों करना है ये मैंने पहले ही एक वीडियो बना के दिया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईआरपी डिले होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आज समझते हैं। किसकी गलती से होता है वो भी समझते हैं, और उसका निराकरण क्या होगा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा। बिजनेस के बारे में अगर सोच रहे हो, बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल जोरदार जोशी में। मैं परेश कुमार जोशी, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, आपका स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले मैं, मेरे क्लाइंट हैं जो एफएमसीजी में डील कर रहे हैं, उनके वहां पे गया था और उन्होंने बोला, परेश भाई मैं बुरी तरह से फंस गया हूं। मैं क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि मेरा ईआरपी डिले हो रहा है, और क्यों डिले हो रहा है समझ में नहीं आता। तो मैंने हंसा और मैंने जवाब दिया कि भाई ईआरपी डिले नहीं होता है, ईआरपी डिले होने के ढेर सारे रीजन हैं। वो रीजन की वजह से आप उसको डिले करते हो। डिले का रीजन क्या है? माइंडसेट है, क्लियर विजन ना होना एंड रेजिस्टेंस होना। और वो कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, ओनर की क्लैरिटी। ओनर की क्लैरिटी होती है जीपीएस। अगर ओनर को ही नहीं मालूम है कि मेरे को एग्जैक्टली मेरी ईआरपी से चाहिए क्या, मैं उससे क्या डेटा निकलवाना चाहता हूं, मैं उससे क्या डैशबोर्ड निकलवाना चाहता हूं, मैं उससे क्या डिसीजन लेना चाहता हूं, इसका आगे 5 साल के बाद मेरे बिजनेस में क्या इंपैक्ट आएगा, 10 साल के बाद मेरे बिजनेस में क्या इंपैक्ट आएगा, अगर यह सोचा नहीं है और आपने ईआरपी शुरू करवा दिया है तो गड़बड़ होनी है। जैसे मैंने बोला कि ईआरपी एक जीपीएस है, पर डेस्टिनेशन तो आपको ही डालना पड़ेगा। आपका खाली इतना कह देना कि भाई मेरे को एक ईआरपी चाहिए जिसके अंदर में सब कुछ हो, तो सब कुछ यानी क्या? सब कुछ यानी क्या? क्या सीआरएम, क्या चाहिए आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपको चाहिए अकाउंटिंग, आपको चाहिए ह्यूमन रिसोर्स, आपको चाहिए पूरा ऑटोमेशन, आपको चाहिए क्या? और जब ईआरपी की बात कर रहे हैं तो ईआरपी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, और जो ईआरपी आपकी कंपटीटर कंपनी यूज कर रही, सिमिलर साइज की कंपनी है, सिमिलर बिजनेस में है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट में है, वो जो ईआरपी यूज कर रही है और आप जो ईआरपी यूज करने वाले, ये सेम कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी और उसके बिजनेस की प्रोसेसेस अलग है, आपके और उसके बिजनेस करने के तरीके अलग है, आपके और उसके मैन पावर और मैन पावर की स्किल अलग है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और इसकी क्लैरिटी नहीं है और आपने ईआरपी शुरू कर दिया है तो गड़बड़ आनी ही है। नटशेल में क्लैरिटी नहीं होगा तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा तो स्कोप ऑफ वर्क बार बार चेंज होता रहेगा, और स्कोप ऑफ वर्क बार बार चेंज होता रहेगा तो प्रोजेक्ट डिले होता रहेगा। अगर एज अ बिजनेसमैन मेरा खुद का गोल क्लियर नहीं है तो मैं अपने रोड मैप नहीं ढंग से बना सकता हूं, और रोड मैप अगर ढंग से नहीं बने तो मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं सकता हूं। पॉइंट नंबर 2, सिस्टम नहीं बना तो ईआरपी कैसे चलेगा? ईआरपी शुरू करने से पहले आपको एक एसओपी बनानी पड़ती है। एक आपका आदमी चाहिए होता है जो इस ईआरपी को सामने आपके जो वेंडर है, जो आपके ईआरपी बना रहे हैं या इंप्लीमेंट करवाने वाले हैं, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन में रहे। आपका ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस में आपके साथ में एक लंबे समय से जुड़ा हुआ है और बिजनेस में बारीकियां जानता है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट जानता है। आपका खुद का माइंडसेट भी जानना उसके लिए जरूरी होता है। अब सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है? मैन्युअल अप्रूवल है, वर्बल अप्रूवल चल रहा है, या इनकम्प्लीट डेटा चल रहा है, और फिर कहना कि मेरा ईआरपी काम नहीं कर रहा है या मेरा ईआरपी ढंग से बन नहीं रहा है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ईआरपी कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो आपके बिजनेस का आईना है, और वो वही दिखाता है जो आपने बिजनेस के लिए डाला है या आपका बिजनेस अभी तक जैसा चल रहा था। अभी जो हौच पौच आप फील कर रहे हो, अभी जो स्ट्रेस आप फील कर रहे हो, अभी जो कंफ्यूजन का स्टेट बना हुआ, ये इसीलिए बना हुआ है कि अभी तक हमने प्रोसेस नहीं बनाई थी, एसओपी नहीं बनाई थी, हमने सिस्टमैटिकली डेटा को स्टोर नहीं किया है, हमने सिस्टमैटिकली एसओपी ड्रिवन बिजनेस नहीं किया है, और इसकी वजह से शुरुआती ये चैलेंजेस हमेशा बने रहेंगे। आपका ईआरपी आपका बिजनेस का कैरियर है, अगर आपके बिजनेस में गड़बड़ है तो ईआरपी में गड़बड़ दिखेगी। पॉइंट नंबर 3, ओनर का माइंडसेट। ये गेम चेंजर भी हो सकता है और गेम स्टॉपर भी हो सकता है। कुछ ओनर हर छोटी छोटी चीज में बिजनेस में घुस जाते हैं,
ये कलर ऐसा होना चाहिए, ये फॉन्ट ऐसा होना चाहिए, ये बटन इस तरफ होना चाहिए। ये माइक्रो मैनेजमेंट आपके प्रोजेक्ट को हमेशा डिले करते रहेंगे। मैंने कई बार देखा हुआ है जहां पे ओनर कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत बार बार करवा रहे होते हैं, या वो कई दूसरे ईआरपी देख रहे होते हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि ये ईआरपी का ये पोर्शन, ये ईआरपी का वो पोर्शन, ये ईआरपी जैसा ये लुक, वो ईआरपी जैसा ये लुक, ये सारी एक जगह पे डाल देनी चाहिए। और होता क्या है कि आपका डेवलपर या आपका वेंडर है जो आपके लिए बार बार बना के लेके आ रहा है, वो काम बार बार वही कर रहा है। यानी आप अभी क्या कर रहे हो, चालू गाड़ी के अंदर में टायर बार बार चेंज करवा रहे हो, टायर बार बार चेंज करवाते रहोगे, इंजन बार बार चेंज करवाते रहो, कलर बार बार चेंज करवाते रहोगे, तो गाड़ी बाहर कैसे आएगी? कब गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे और कब हम लोग बिजनेस की मुसाफरी के लिए निकलेंगे? तो आपको यह ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना है। कई बार दूसरे किस्म के ओनर होते हैं जो बोल देते हैं मेरी टीम संभाल लेगी, उनके पास से ही सब कर लो, वो जो बोलते हैं वो करते जाओ। ओनर आप हो, बिजनेस आपका है, बिजनेस की ओनरशिप आपकी है, तो डिसीजन आपका ही होना चाहिए। आप किसी के भरोसे पे बिजनेस नहीं चला सकते हो, कितना भी अच्छा एम्प्लॉय हो। आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली क्या बनवा रहे हो, क्यों बनवा रहे हो, उसका अगले 3 साल और अगले 5 साल और अगले 10 साल में क्या बिजनेस इंपैक्ट आपको देखना है, या क्या आपके बिजनेस गोल है, उस बिजनेस गोल के साथ में वो ईआरपी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीजें करते रहना है। लीडरशिप का मतलब ये है आपको राइट डायरेक्शन देना है और थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग करना है। पॉइंट नंबर 4, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है और मैंने अक्सर जब कंसल्टिंग में गया हूं तो ये पॉइंट हमेशा उछले हुए देखे हैं, और ये पॉइंट है एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन। कई बार ये होता है कि आप जब ईआरपी इंप्लीमेंट करवाने के बारे में सोच रहे हो, आपके वहां पे आपके एम्प्लॉय जो आपके बहुत प्यारे चहीते एम्प्लॉय हैं, जो आपके सबसे वफादार एम्प्लॉय है, आपको वो लोग आपको आके बताते हैं ये ईआरपी काम नहीं कर रहा है, ये ईआरपी में ऐसा है, ये ईआरपी में वैसा है, यहां पे गड़बड़ हो रही, वर्क डिले हो रहा है। एक्चुअली कई बार वो लोग जानबूझ के रजिस्ट कर रहे होते हैं, और रजिस्ट करने के काफी रीजन है। एक रीजन नंबर 1, उनको थ्रेट पैदा हो जाता है कि यार अभी तक हम जो काम कर रहे थे, जो कंफर्ट जोन में काम कर रहे थे, जैसे तैसे काम कर रहे थे, अब सारे काम खुल जाएंगे, क्योंकि ईआरपी महाभारत के उस संजय की तरह है जो धृतराष्ट्र को सारे ही युद्ध एक साथ में दिखा देता है। यानी थ्रेट वो बन जाता है कि ओनर अब सब कुछ देख पाएगा, उसको सब कुछ पता रहेगा, उसको सारी चीजों का नोटिफिकेशन रहेगा। तो सबसे पहला थ्रेट ये आ जाता है। दूसरा थ्रेट, चोरियां हो रही होती है, कुछ बिजनेस लीकेजेस होते हैं, कुछ बिजनेस के प्रोसेस के अंदर में कॉम्प्रोमाइज हुए होते हैं, तो भी गड़बड़ आ जाती है। तीसरा, कंफर्ट जोन, एम्प्लॉय का खुद का कंफर्ट जोन, यार मैं एक्सेल में बना रहा हूं, मैंने एमआईज बना के रखा है, मैं इस सिस्टम से कंफर्टेबल हूं, तो मैं क्यों चेंज करूं, और यही लाता है गड़बड़ और यही लाता है रेजिस्टेंस। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप अपने ईआरपी इंप्लीमेंट वेंडर के साथ में बैठ रहे हो, हर मीटिंग को ध्यान से देखें, उसको बारीकी से मॉनिटर करें, उसको समझने की कोशिश करें कि गड़बड़ कहां पे आ रही है, न्यूट्रल रहे। ना आपको आपके एम्प्लॉय का पक्ष लेना है, ना ही आपका वेंडर का पक्ष लेना है, आपको समझना है कि गड़बड़ एग्जैक्टली कहां पे हो रही है। तो आपको हमेशा यह डायलॉग याद रखना है, दया कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये गड़बड़ आप पकड़ लेते हो और क्लियर करते हो, तो आपके बिजनेस में ईआरपी इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। कई बार आपके एम्प्लॉय चाह रहे होते हैं कि ये ईआरपी इंप्लीमेंट ना हो, क्योंकि शुरुआती वर्क बहुत बढ़ जाता है, आपको हर डेटा, हर चीज को आपको ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे रखना पड़ता है, तो काम का बर्डन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका रेजिस्टेंस लाजमी है कि यार मैं ये भी करता रहूं, ये भी करता रहूं, ये भी करता रहूं, ये भी करता रहूं। एक सबसे बड़ी समस्या, डिफिकल्टी, चैलेंजेस ये तो बनी ही रहेगी। इसके अंदर में मैं एक रेड फ्लैग भी आपको बता दूं, अगर आपका एम्प्लॉय बार बार रजिस्ट कर रहा है, उसको इंप्लीमेंट करने में बार बार समस्या खड़ी कर रहा है, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना भी चहीता क्यों ना हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, 50 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 1000 करोड़ पे ले जाना है, और वो इस एम्प्लॉय के भरोसे नहीं होगी। तो अगर जो एम्प्लॉय आपको ज्यादा रेजिस्टेंस कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय आपकी काम में रुकावट डाल रहे हैं, और वो प्रूवन होता है, तो उस कंडीशन में आपको एक ही डिसीजन लेना है, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, खत्म। यानी इनसे छुटकारा पाए और ऐसे एम्प्लॉय लाए जो आपकी बिजनेस में जो चेंज प्रोसेस हो रही है, जो पूरा सिस्टम बदल रहा है, जो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, उसके अंदर में आपको मदद करे। एज अ ओनर आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, ईआरपी की क्लैरिटी अपनी टीम को देनी है। ईआरपी आपके काम के बर्डन को कम करने आया है, आपकी प्रोसेस को स्मूथ करने आया है, और आपको कोई काम बार बार रिपीटेटिवली ना करना पड़े, ये इससे सबसे बड़ा बेनिफिट है।
तो बेनिफिट सेल करें, उनको ये बताना है कि ईआरपी सिर्फ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग नहीं है, पर एफिशिएंट रियल प्रोग्रेस है जो आपकी और आपकी कंपनी को ग्रोथ दिलाने वाली है। और यहां पे एम्प्लॉय का एक माइंडसेट भी होता है, सर चेंज से डर नहीं लगता, चेंज के प्रोसेस से डर लगता है। तो वो डर को भी दूर करने का काम सिर्फ आपका है। पॉइंट नंबर 5 जो आपके वेंडर के बारे में है, वेंडर से एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी चेक दोनों में अंतर क्या है। कई बार आपके ईआरपी डिलेज वेंडर की वजह से भी होते हैं, यानी मैं सिर्फ आपके माइंडसेट और आपके एम्प्लॉय के बारे में नहीं बता रहा हूं, वेंडर की तरफ से होते हैं। आपने ऐसा वेंडर चूज कर लिया है जो आपको सस्ते में ईआरपी दे रहा था और अभी वो ईआरपी को संभाल नहीं पा रहा है, आपकी फ्रीक्वेंट चेंजेस को वो संभाल नहीं पा रहा है, आपके कस्टमाइजेशन को समझ नहीं पा रहा है, आपके बिजनेस के प्रोसेस का उसको अनुभव नहीं है, आपकी बिजनेस की इंडस्ट्री का अनुभव नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे डिले हो रहा है। कई बार वेंडर अच्छा होता है, वेंडर अच्छी तरह से काम भी करना चाहता है, पर वहां पे एम्प्लॉय के एट्रिशन की वजह से भी आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। कई बार बग्स बहुत ज्यादा रह जाते हैं या इनकम्प्लीट वर्क रह जाता है या बहुत ज्यादा छुट्टी आ गई है बीच के अंदर में, और ये सारी गड़बड़ी की वजह से भी आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। और इसका परिणाम यह होता है कि ब्लेम गेम शुरू होता है। एक तरफ वो बोलते हैं आप डेटा नहीं देते हो, आप बोलते हो कोडिंग नहीं कर रहे हो, एक तरफ वो बोलते हैं आपने मेरे फॉर्मेट में नहीं दिया, दूसरी तरफ बोलते हो कि आप बैठ के काम ही नहीं कर रहे हो, आप वहां पे बोलते हो कि ये काम आगे बढ़ा ही नहीं, वो बोल रहा है कि आप बार बार इसी काम का चेंज रिक्वेस्ट लाते रहते हो। ये ब्लेम गेम दोनों के हित में अच्छा नहीं है। यानी आपका पैसा आपने जो डाल के रखा है, आप इन्वेस्ट करके बैठे हो, जहां पे आपका एक अच्छा खासा एनर्जी जा रहा है और वो जितना जल्दी बन जाए उतना आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके रिजल्ट लाना चाहते थे। जब दूसरी तरफ आपका वेंडर फंसा हुआ है कि एक प्रोजेक्ट ले लिया, एक 10 लाख का प्रोजेक्ट ले लिया और बार बार चेंज आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसका मैन पावर है आपके प्रोजेक्ट में फंसा पड़ा है, तो वो भी कभी नहीं चाहता कि मैं इसको डिले करूं, वो भी चाहता है जितना जल्दी हो सके एफिशिएंट डिलीवर करूं, जिससे आप उसको रेफरेंस दो, जिससे आप उसको नया कस्टमर लाके दो, जिससे आप उसके बारे में 4 अच्छे टेस्टिमोनियल दो। दोस्तों, ईआरपी एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, पार्टनरशिप बिटवीन अ वेंडर एंड द ओनर। अगर आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हो, जानते हो, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को मैच कर रहे हो, तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी डिले नहीं होता है। यह एक शादी की तरह होता है जहां पे वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और एक दूसरे के साथ में सबमिशन पे रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से चलता है। वैसे ही ईआरपी का इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरह से होगा। पॉइंट नंबर 6 और सबसे जहरीला पॉइंट, स्कोप क्रीप। किलर है ये आपके प्रोजेक्ट का। बार बार फ्रिक्वेंटली स्कोप चेंज होते रहना, आपकी रिक्वायरमेंट बार बार चेंज होते रहना आपके प्रोजेक्ट को डिले करता ही रहेगा। कई बार बिजनेसमैन बोलता है कि ये फीचर ऐड कर दो, वेंडर देखता है ठीक है छोटा मोटा काम है ऐड करा देते हैं, फिर दूसरा आता है नहीं अब ये भी कर दो, ठीक है उसने करा दिया, फिर तीसरे दिन आता है नहीं अब ये वाला कर दो, ठीक है वो कर देते हैं, फिर बोलते नहीं मेरे को तो पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था अब ये वाला कर दो। आप मेरे को बताओ, फिर से याद करते हो वो गाड़ी, ये बार बार टायर चेंज करते रहेंगे, स्टीयरिंग चेंज करते रहेंगे, गाड़ी का कलर चेंज करते रहेंगे, तो गाड़ी रोड पे कब आएगी। कभी आपने मांगा कि मेरे को मोबाइल ऐप चाहिए, कभी आप बोलते हो मेरे को व्हाट्सएप इंटीग्रेशन चाहिए, कभी आप बोलते हो नहीं मेरे को पूरा सीआरएम के साथ में मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी चाहिए। और ये क्लैरिटी, मैंने जो बोला था पहला पॉइंट, क्लैरिटी ना होने की वजह से और बार बार स्कोप चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से बार बार डेवलपर को काम करना पड़ रहा है। जब डेवलपर काम करेगा तो उसका वो काम करने का टाइम तो लगेगा। कई बार हम ऐसा मानते हैं कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर बना है, उठा के यहां पे डाल दिया और काम शुरू हो गया। नहीं, कस्टमाइज ईआरपी बनाना और रेडीमेड ईआरपी लेने में फर्क है। अगर आप रेडीमेड ईआरपी लेते हो, आपका बिजनेस के कोई प्रोसेसेस नहीं है, आप फिक्स प्रोसेस में चलना चाहते हो, आपका बिजनेस बहुत छोटा है, आपने एक फिक्स ईआरपी ले लिया, काम चल गया। पर व्हेन यू आर गोइंग फॉर कस्टमाइजेशन, आपने अगले 5 साल 10 साल के आपके गोल बना लिए हैं, आप अपने बिजनेस का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो, तो आप जाते हो कस्टमाइज ईआरपी की तरफ। और जितना कस्टमाइजेशन बार बार चेंज होता रहेगा तो उतना बार बार काम करना पड़ेगा, और बार बार काम होगा तो डिले तो होगा ही। हर फ्यूचर चेंज का एक इंपैक्ट होता है, बार बार का कोडिंग, बार बार का टेस्टिंग और बार बार का डिले ऑफ वर्क। तो करना क्या है आपको, आपने जो स्कोप बनाया सबसे पहले वो एज इट इज बनने दीजिए। उसको एक बार बन जाने के बाद आप अपने वेंडर के साथ में बोलिए और आपकी रिक्वायरमेंट बता दीजिए। अगर माइनर है तो आपका वेंडर कभी भी उसके लिए पैसे चार्ज नहीं करेगा, अच्छा वेंडर कभी भी ये चार्ज नहीं करता है। और अगर चेंजेस बड़े हैं तो उसका एक्स्ट्रा पैसा देके काम करवा लो। तो इससे विन विन सिचुएशन होगी, आपके प्रोजेक्ट डिले नहीं होंगे और ये प्रोजेक्ट वेंडर के लिए बेनिफिशियल रहेगा,
उसके एम्प्लॉय जल्द से जल्द काम करके दूसरे प्रोजेक्ट पे लग सकते हैं। आपके और उनके लिए ये सिचुएशन 1 और 1 11 बन जाती है, जहां पे आपको भी वर्क सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको भी वर्क सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपका भी बिजनेस में इंपैक्ट अच्छा आता है, उसके फाइनेंस में इंपैक्ट अच्छा आता है। आप उसको 4 बिजनेसमैन को रेकमेंड करते हो, वो आपके अच्छे काम को दिखा के 4 और बिजनेस को भी खींच पाता है। तो ये एक अच्छा इकोसिस्टम बन जाता है। यहां पे ब्लेम गेम नहीं होता है, यहां पे होता है सिर्फ बिजनेस का गेम। पॉइंट नंबर 7, डाटा की सफाई। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ओल्ड एक्सेल की शीट, पुराने तरीके फॉर्मूले, पुराने फॉर्मेट्स, स्पेलिंग के एरर, डुप्लीकेट नेम, डुप्लीकेट नंबर्स, डुप्लीकेट डेटा, ये सब की वजह से होता क्या है, आप जब माइग्रेट करवा रहे हो आपका डेटा, तो ये माइग्रेशन के अंदर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। क्यों प्रॉब्लम आता है? क्योंकि सिस्टम बोलेगा इनवैलिड डेटा, क्योंकि जो आप डालोगे वही सिस्टम दिखाएगा, जो सिस्टम में आप डालोगे सिस्टम वही दिखाएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी आपने गड़बड़ वाला डेटा दिया है तो सिस्टम बोलेगा इनवैलिड डेटा या एरर इन डेटा। तो वहां पे आपके लिए सबसे बड़ी तकलीफ शुरू हो जाती है। एज अ बिजनेसमैन आपको करना क्या है? सिंपल, आपके वेंडर ने जो फॉर्मेट दिए हैं उसी फॉर्मेट में आपकी टीम को बोलना है कि ये फॉर्मेट में बना के भेजो, और आप चेक करते रहो। या आपने जो आदमी रखा है जो इस प्रोजेक्ट को संभाला उसको बोलो कि ये चेक करके ही डेटा भेजे। कई बार होता है कि जहां पे डेटा बार बार बनाया जा रहा है, यानी सेम फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, ओवरलुक होता है, डेटा गलत बन जाता है या गलत फॉर्मेट में गलत कॉलम में है, जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर के अंदर में अच्छी तरह से इंटीग्रेट नहीं हो पाता है। और जब इंटीग्रेट नहीं हो पाता है तो वेंडर क्या बोलेगा? वेंडर बोलेगा सर डेटा इनवैलिड है, आपने ये फॉर्मेट में बना के नहीं दिया। अब आपका आदमी फिर से काम में लगता है, फिर से वो सारे डेटा बना रहा है, अब फिर से वो डेटा में गड़बड़ कर रहा है और फिर से वही गड़बड़ वापस शुरू होती है। तो एक विशियस साइकिल बना रहता है। यहां पे ये ओनरशिप आपकी है। राइट डेटा राइट फॉर्मेट में देने की जिम्मेदारी एक बिजनेसमैन की है। अगर आपने ही चीजें राइट नहीं दिए तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि भाई तू मेरे को सॉफ्टवेयर डिले कर रहा है, तू मेरा प्रोजेक्ट डिले कर रहा है, तू मेरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट नहीं करने दे रहा है। और यहां पे वेंडर सोचता है भाई डिले मेरी वजह से नहीं हो रहा, डिले तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरे तो आदमी लगे हुए हैं, मैंने तो सॉफ्टवेयर बना दिया है, तुम्हारा डेटा ही गलत आ रहा है तो मैं क्या करूं? और यहां पे है एक ही चीज है, ब्लेम गेम नहीं खेलना है, जिम्मेदारी लेनी है, राइट डेटा राइट फॉर्मेट में पहुंचाना है। क्यों? डेटा जितनी जल्दी माइग्रेट होगा उतनी जल्दी आप यूजर टेस्ट में जा सकते हो। पॉइंट नंबर 8, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ट्रेनिंग के अंदर में आपके सारे एम्प्लॉय बैठे। कई बार होता यह है कि एम्प्लॉय काम के बर्डन में या कई और रीजन की वजह से या इच्छा नहीं होने की वजह से ट्रेनिंग में नहीं बैठता है, और जब ट्रेनिंग में नहीं बैठता है तो ईआरपी को समझ नहीं पाता है, वो सॉफ्टवेयर को समझ नहीं पाता है, उसके फंक्शंस को समझ नहीं पाता है, उसको कैसे यूज करना है समझ नहीं पाता है, और इसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं होता है। तो होता क्या है, रिजल्ट आता है गो लाइव डिले होता है। और डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा। और एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट क्यों फील नहीं कर रहा है? क्योंकि उसने सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं किया। तो आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आपके सारे एम्प्लॉय, जो फंक्शन के जो एम्प्लॉय है वो उस ट्रेनिंग में बैठे, हर ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो, और उस एम्प्लॉय को बोलना है अगले 1 वीक तक बैठ के रोज आधा घंटा 1 घंटा बैठ के ये रिकॉर्डिंग तुम देखोगे जब तक गो लाइव नहीं होता है। अब एक बार में तो चीजें याद नहीं रहती है, तो जितनी बार बार रिपीटेडली हम देखते जाते हैं, जितना उसको समझते जाते हैं, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानते हैं। इसलिए स्कूल में बोला जाता था रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो। तो जो एम्प्लॉय बार बार ट्रेनिंग को रिवाइज करेगा तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वेंडर बार बार आके वही की वही ट्रेनिंग बार बार कर रहा है। एक बार ट्रेनिंग करवा दिया, क्वेश्चन आंसर के राउंड करवा दो, रिकॉर्डिंग लो, और रिकॉर्डिंग लेके उसको बोलो कि भाई अभी इसको देखते रहे, और इसके ऊपर आप खुद टेस्ट लो, उसको पूछो बता ये इसमें एंट्री कैसे डालेगा, इसके अंदर में वेंडर कहां पे मैनेज होगा, अकाउंट के इस सॉफ्टवेयर के अंदर में कैसी चीज कहां पे जा रही है, या इसका डैशबोर्ड कैसे दिखेगा। ये सारे सवाल आपको अपने एम्प्लॉय को पूछने हैं पोस्ट ट्रेनिंग। याद रखिएगा, सिस्टम तब नहीं चलता है जब सिस्टम रेडी हो जाता है, सिस्टम तब चलता है जब लोग रेडी हो जाते हैं। तो लोग रेडी हुए हैं नहीं हुए उसकी जिम्मेदारी आपकी है। लास्ट में इतना ही बोलना चाहेगा, ईआरपी का डिले कोई सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, ये सोच समझ और सिस्टम की कमी का प्रॉब्लम है। सो इसके लिए क्लैरिटी लाओ, कमिटमेंट लाओ और कम्युनिकेशन लाओ। ईआरपी अपने आप अपने टाइम में ही इंप्लीमेंट हो जाएगा, आपका ईआरपी कभी भी डिले नहीं होगा। यहां पे ये चीज याद रखने वाली बात है कि ईआरपी कोई टेक्नोलॉजी है, बट ईआरपी एक बिजनेस का ट्रांसफॉर्मेशन है, और बिजनेस के ट्रांसफॉर्मेशन में जितना डिले होगा
बिजनेस के परफॉर्मेंस में ही उतना भी डिले होगा। तो अगर आप अपने बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहता है, तो ईआरपी को खाली एक सिस्टम मत समझिए, ईआरपी को अपने बिजनेस का एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समझिए। तो आशा रखता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपके कोई दोस्त हैं जो ईआरपी के बारे में सोच रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन के बारे में सोच रहे हैं, या अभी इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, तो उनको अभी का भी ये वीडियो लगे हाथ पहुंचा दो। उनका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। आपने तो सीख लिया है, उनको सपोर्ट मिल जाएगा कि कहीं ये उनकी गलती की वजह से तो सिस्टम डिले नहीं हो रहा है। तो विद दैट, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा। भारत माता की जय।